और कोई ज्यादा दूर के भी रहने वाले नहीं थे। ललाई सिंह यादव को कितने लोग जानते हैं? पर हाथ उठाओ। और ये बड़े बूढ़े को तो पता ही नहीं है। ललाई सिंह यादव कहाँ के रहने वाले थे मालूम है? नहीं मालूम है मेरे भैया। झींझक के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है कठारा। उसी कठारा गांव के रहने वाले थे ललाई सिंह यादव, जिन्होंने मरवाद की हड्डी को तोड़ करके और इस मरवाद को लपेट डाला। मेरे भैया आगे तो बड़ी ही मार्मिक गाथा है। ललाई
सुनाते समझ न चाहो तो समझ लियो सब भैया ललई सिंह यादव की वो पावन गाथा है, जो नहीं जानते हैं वो जान लेना। मेरे बंधुओं, झीलक के पास कानपुर देहात के अंदर एक गांव पड़ता है छोटा सा, जिसका नाम है कठारा। और उसी कठारा गांव में और गज्जू सिंह नाम के एक यादव समाज के शख्स उसी कठारा गांव में निवास करते हैं, जिनका नाम है गज्जू सिंह। और ये आर्य समाजी है, आर्य समाज को मानने वाले हैं मेरे भैया। और ये अपने घर का कारोबार, छोटी सी जमीन है और उसी से ही अपने गुजर बसर करते हैं मेरे भैया। मजूरी का काम सुना मेरे भाई, और कठारा गाँव पिता था वीरन तुमको रहे सुनाई। के पास पड़ता है कानपुर देहात के भैया उसी कठारा गांव में एक गज्जू सिंह नाम के यादव निवास करते थे। और ये जो गज्जू सिंह थे, इनके पास थोड़ी खेती बाड़ी थी और उसी खेती बाड़ी से ही अपने परिवार का निर्वाह करते थे। भैया जाने सामान बताओ तो लेके नहीं आएगा। जो गज्जू सिंह यादव कठारा गांव में रहते थे, उन्हीं गज्जू सिंह की जीवन संग्रह थी, जिनका नाम था मूला देवी। और ये जो मूला देवी थी, ये भी अपने पति का बड़ा आदर और सम्मान करते थे मेरे भैया। बड़ी ही पतिव्रत धर्म का लालन पालन करते हुए, और ये मूला देवी अपने पति गज्जू सिंह के साथ ग्राम कठारा में रहती है। कितनी सुंदर और सुशील थी भैया। व्यवहार नहीं करने। मूला देवी भैया
बड़े ही अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए और अपने पति गज्जू सिंह के साथ ग्राम गठारा में अपने जीवन को यापन करती है। मेरी मैया तो कैसी मैया थी, कैसे विचारों की थी। मेरे भैया मैया मूला देवी अपने पति गज्जू सिंह के साथ में अपने जीवन को निर्वाह करती है। मेरे भैया और आज से 70 वर्ष पीछे अगर चले जाओ जमाने में तो समझ लेना कि जमींदारों की जमींदारियां चलती थी, जमींदारों की आम जनता मजदूरी किया करती थी ना मेरे भैया। लेकिन छोटे से गांव में रह करके और कठारा की गलियों में रह करके और गज्जू सिंह अपना गुजारा करते थे। मेरे धर्म बंधुओं आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब समय व्यतीत हुआ तो मजबूरी और गरीबी, मैं तो कहता हूँ मजबूरी और गरीबी हर किसी को ना दे। मजबूर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है मेरे भैया, और गरीबी में आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दो चीजें ऐसी होती हैं। आज से 70 वर्ष पहले मेरे धर्म बंधुओं खेतों में अनाज भी पैदा नहीं होता था ढंग से, यानी लोग पेट नहीं भर सकते थे। जिनके पास 50 बीघा थी वो भी पेट नहीं भर पाते थे अपनी, और अब जिसके पास 1 बीघा जमीन है वो भी आज खिलखोले कर रहा है। मेरे भैया धीरे समय व्यतीत हुआ तो मैया जो मूला देवी थी उनके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है। एक बेटे ने जन्म लिया मेरे भैया, बड़ा सुंदर वो लाल है और कैसा है। आरे कछुदन के बाद और जन्म एक बेटा तोरे दियो। आरे कछुदन के बाद जन्म एक बेटा तोरे दियो। लला की सूरत है प्यारी, लला की सूरत है प्यारी,
घर में भैया खुशियाँ मेरे भैया आज मैया मूला देवी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर सुशील बालक है। आज गज्जू सिंह जो आज समाजी थे, जो आज समाज को मानने वाले थे, बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे, तो आज उन्होंने ज्योतिषी को बुलवाया है। तो ज्योतिषियों ने आकर के उस बेटे का नामकरण ललई सिंह रखा है। क्या नाम रखा? ललई सिंह यादव। याद रखना, ये कथा मैं आज सुना रहा हूँ, कल सुबह में प्रश्न कर दूंगा इसी कथा से। ध्यान से सुनना, उससे हमें भी मालूम ये होगा कि हमारी कथा सुनने वाले कितने लोग हैं और देख के खुश होने वाले कितने लोग हैं। मेरे भैया मैया मूला देवी के गर्भ से और एक बेटे ने जन्म लिया और बड़ा ही सुंदर वो बालक है। मेरे भैया इतना सुंदर बालक है जिसकी छवि मैं क्या वर्णन करूं, क्या वर्णन करूं। मेरे भैया 1911 कब लिया जन्म? 1 सितंबर 1911 को और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में और ग्राम कठारा में अपनी मैया मूला देवी के 1 सितंबर 1911 को ललई सिंह यादव का जन्म हुआ और ये बेटा बड़ा ही होनहार था और होनहार बरमान के होत जीवने काट भैया। होनहार जो वृक्ष होता है वो दूर से ही दिखाई देता है कि ये अब आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मेरे धर्म बंधुओं, वो बेटा बड़ा ही चतुर, बड़े ही अच्छे स्वभाव का है। धीरे 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 ये ललई सिंह यादव 10 वर्ष के हो गए। जब ये 10 वर्ष के हो गए, अब इधर गज्जू सिंह तो अपनी खेती किसानी करते हैं। सुबह फावड़ा को रख लेते हैं कंधे पर, चले जाते हैं खेतों में जाकर के मेहनत करते हैं आराम से और शाम तक को लौट के आते हैं। घर की बड़ी ही दयनीय स्थिति है मेरे भैया। अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं, जाते हैं खेतों पर कि गज्जू सिंह तो चल दिए और खेतों की सीट लगाई जीवन में बड़ी मेरे भैया गज्जू सिंह बेचारे खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं और सोच रहे हैं कि जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, मैं जीवन भर खेतों में लगा रहता हूँ, क्या करूँ। घर की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई भैया। कमेटी वालों से मेरा निवेदन, मूला देवी ने क्या काम किया। आज मैया
कहे सो जा तो अंदर जाके। आज अपने पति गज्जू सिंह से बोलिए, सुनो पिया, एक बार बताए थे। गज्जू सिंह बेचारे खेतर में थारा चला चला के परेशान है, और जिन्हें देखो मूला देवी को अरे दैया नौ लिखा देखो धर के रौनक आ रही, देखो कैसी भबीरी धरी लाल बेचारे गज्जू सिंह के कान को पचक के एक दूसरे को चुम्मा ले रहे। मेरे भैया आज मैया मूला देवी कहने लगे, सुनो पिया, अरे हाथ जोड़े मैया सुनियो क्या बात है भैया, अरे मैया के नहीं, अरे मेरे सजना सुनियो बात कैसे चले तो मेरो मैया बोली है, सुनो पिया, जब खेती बाड़ी से काम नहीं चलने वालों है, जब परिवार में काम नहीं आने वालों है, ऐसा करो पिया, अगर हमें तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो हम कोई छोटो मोटो काम करने लगे। बताओ वो गरीबी की हालत, आज मैया ने जब कहा, आज गज्जू सिंह कहने लगे, अपने पड़ोस गांव में एक हलवाई रहते हैं, हलवाई, और वो हलवाई शादी विवाह में खाना बनाने के लिए जाते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो जो पूरी बेलने वाली जाती है उनके साथ में हम भी चली जाया करूंगी, और मैं भी पूरी बेला करूंगी, जो उससे कुछ पैसे मिला करेंगे, उससे अपने घर का खर्च चल जाया करेगा। गज्जू सिंह कहने लगे, बिल्कुल पागल हो गई हो, अरे कहाँ तुम जाओगी, कहाँ भटकती फिरोगी, कहाँ तुम जाओगी, मत जाओ, हम काफी हैं, मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, घर को अच्छे से चला लेंगे। मैया जिद पर अड़ गई। माताओं, और दो हटें तो बहुत ही कठिन की है, एक तो क्रिया हट और एक बाल हट। अगर बालक अगर हट कर जाए, एक बालक हट कर गया, भैया आज भैया जिद पर अड़ गई, अब क्रिया हट बाल हट, दो हटे तो बहुत ही ज्यादा कठिन की है। अब भाई मूला देवी परेशान करने लगी, और ये रघुवीर सिंह आड़तिया नगला ईश्वरी से ये 50 रुपए भिजवा रहे और कहते हैं, चिंता ना करो, आड़त में पहुंच गए हुआ है, मैया को काम पे मत जान दो, 4 से 10 बोरा घर भाई दी आराम से खाओ मौज करो। मेरे भैया मैया जब जिद पे अड़ गई तो बेचारे गज्जू सिंह की भी मजबूरी हो गई, बोले हम इतना कर तो पाते नहीं है, अगर मेरी पत्नी अगर मेरे साथ में अगर काम करके हाथ बटाना चाहती है परिवार में, आज गज्जू सिंह ने हाँ कर दी। गज्जू सिंह ने कहा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा काम करो, और सुनो ऐसे काम मत करना जिससे मुझे सर झुका के चलना पड़े। भैया मेरी समझ में तो एक बात एक ही आई, क्या, और किसी कवि ने ये 2 पंक्तियां लिखी हैं, पद की सेवा करे पति की जो सेवा करे, भाई को नारी कहने का अधिकार है,
और सुनो, ध्यान देना मेरी बात पर। लला रोहित पद की सेवा करे वो सही नारंग और फैशन में चकना चूर को चिनार भैया आज वो मैया कहने लगी मेरी मजबूरी है और स्वामी तुम भी कहाँ तक मजदूरी करोगे और हम भी थोड़ा काम करोगी। पास के गांव में चली जाया करेंगे। गज्जू सिंह कहने लगे कोई बात नहीं, और अब तो ऐसी हो कि पति के साथ सुख और दुख में हाथ बटाए और पति के दुख को अपना दुख समझे। आज आज्ञा दे दी है गज्जू सिंह। गज्जू सिंह तो घर पे ही चले जाते हैं खेतों में काम करने के बाद। आज मैया हलवाई के पास में पहुंची और हलवाई से कहा भैया मेरी बात सुनो। हलवाई लाल गुड़ दिया लगे, सुनो भैया हलवाई भैया कि अपने काम में रख ली जो मेरे भैया अपने काम में रख ली भैया आज मैया मूला देवी ने उस हलवाई से कहा। हलवाई कहने लगा कोई बात नहीं। अरे काम करने की इच्छा लेके आई हो तो आप काम कर सकती हो, आपको इतनी विनती करने की कोई जरूरी नहीं है। आज हलवाई ने हाँ कर दी है और मैया ने क्या काम किया, आज मैया ने भी अपने काम को स्वीकार कर लिया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। आज मैया मूला देवी को वो हलवाई लेके चला और एक ठाकुरों के यहाँ भाई बारात आनी थी, लड़की की शादी थी। आज वो हलवाई उस मैया को लेकर के वहाँ पहुंचा। भैया जी सेटअप गेटअप लगा तो हलवाई ने क्या काम किया और दो चार बिटियां आ जाओ निकाल जाओ, क्या बड़ो कारोबार है और बड़ी रसिया है। ऊपर आए तो आयरन वाली है तो पूरी उड़ी मिलन लगे। हाँ करो करैया रही है भाई, बोलना ले आओ, बोलना भरो
बन पाया। अब भाई ठाकुरन वाली बात, और भाई ललई सिंह यादव की माँ आज बेचारी पूरी है और पूरी बेलने के लिए चली, और जब पूरी बेलने के लिए चली तो वही ठाकुरों के यहाँ पहुंची। भैया का जलेबी बनाए जाएगा। हलवाई जो हमें आने से क्या लग रहा हूँ, देखियो भैया ना मठा के आलू में नमक ज्यादा करते हैं। आका पूरी ऐसी निकालने का दत्ते का कच्ची नल्ले खाओ तीन कर रही करते हैं अपन के सामने बूढ़े बाड़े खाए नहीं पाए मैं दंदा सुनाते हैं। मेरे भैया आज मैया पूरी बेलने लगी, तब तक और उनके चला और चल करके और वही हलवाई के पास में खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे हलवाई भैया, हाँ भैया काम कैसा चल रहा है? पूरी पूरी बढ़िया बनती है? अरे भैया काम तो बच गए, बढ़िया चल रहा है। ऊंचा गर्मी होती सब। अच्छा एक बात बताओ, लेबर बढ़िया लगे आए हो तो भैया परेशान ना हो तो एक नंबर काम करके। अच्छा एक बात बताओ, हाँ भैया ये कहाँ से लेबर तुम लेके आए हो? भैया ये हमारी बहनी कटारा भी है और ये हमारी बहनी सिमरिया की है। अच्छा, और ये कुछ जानी पहचानी लग रही है मुझे, ये कहाँ की है? ये कौन है ये भैया ये कटारा की रहने वाली है। कठारा की? हाँ। कौन कठारा? जीजक के पास भैया। हाँ जीजक के पास? हाँ भैया। एक बात बताओ भैया, हाँ भैया ये कौन ब्रदरी है? भैया ये यादव समाज की हैं। क्या तुझे शर्म नहीं आई? और नीच आईनी को लेकर के तू मेरे घर में आ गया, तुझे शर्म नहीं आई? आज बेचारा वो हलवाई कुछ कर नहीं पाया, तब तक वो ठाकुर आया और आ करके पता और तोड़ करके अलग कर दिया, और आज मूला और हाथों को पकड़ा और खड़ा कर दिया। बोले भाग जाओ यहाँ से। तो किसने कहा था कि हमारे यहाँ पूरी बेलने के लिए चली आना? आज भरी सभा में आज भैया मूला देवी का अपमान कर दिया कि कहा तुम्हारा ही होकर मेरे यहाँ तो पूरी बेलने के लिए चली आए। चली जाओ या खड़े खड़े मेरा मौका देख रही हो मेरे भैया? और बर्बाद व्यवस्था को मानने वाले लोगों, आज भैया के अपमान तो करके आज वो ठाकुर बड़ा प्रसन्न है, लेकिन भैया के कलेजे पर एक ठक्का जाके लगा। मैया सोचने लगी, क्या मेरी लिखी तकदीर, क्या मेरी किस्मत में लिखा तो मुझे कष्ट ही कष्ट मिलते चले आ रहे। मैया बेचारी उदासी चेहरा को लेकर के बता दो भैया, ये क्या तुम बताओ सुनाओ को लेकर के, और जैसे ही धीरे धीरे चली है भैया, बड़ी मन में मलिन है। धीरे धीरे भैया बड़े घर की डोली चले
जिसकी ठाकुरों ने बेइज्जती की और भारी सभा में हाथ पकड़ के उठा दिया मेरे लोगों और कहा तुझे तनिक शर्म नहीं आई हो करके तू हमारे यहाँ पूरी बेलने चली आई। मेरे भैया आज मैया उदासीन चेहरा को लेकर के धीरे 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 घर पे पहुंची। आज जैसे ही घर पे पहुंची है मेरे भैया कुंडी को खोला है और जैसे ही कुंडी को खोला और खोल करके जैसे ही अंदर प्रवेश किया आज गज्जू सिंह कहने लगे तुम तो काम करने गई थी। बोलो काम करने गई थी आप? हाँ स्वामी काम करने गई थी। फिर क्या हुआ? कुछ मत पूछो। अरे क्या हुआ? पिया हाँ कुछ मत पूछो। जो बीत रही है वो मैं ही जान रही हूँ पिया। तुम अगर जान लोगे तो खामखा विवाद बढ़ जाएगा। मैं ये बातें आपसे कहना नहीं चाहती हूँ स्वामी, कहना नहीं चाहती हूँ। हाँ बोलो बताओ तुम बात क्या है? दुखी क्यों हो रही हो? मेरे अगर दुखी होने का आप कारण पूछना चाह रहे हो तो सुनो भैया। बोलो। जब मैं पूरी बेलने के लिए गई आज जब मैं ठाकुर के यहाँ पर पहुंची अच्छा तो उन सवर्णों ने मुझे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया और कहा तुम अहीर होकर के और मेरे यहाँ पूरी बेलने आई है। ठाकुर चल के बताओ हमें। स्वामी मैं तो अपने कलेजे में बातें दबा करके चली आई लेकिन स्वामी हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप उनसे कुछ कहने मत जाना। खामखा विवाद बढ़ जाएगा, बच्चे दर दर भटक जाएंगे। अरे उससे दो शब्द पूछेंगे स्वामी बात मान जाओ। अरे दो तो शब्द पूछ सकते हैं स्वामी। चलो गज्जू सिंह कहने लगे अरे ऐसा कौन भाई का लाल पैदा हो गया जिसने तुम्हें बेइज्जत करके और भरी सभा में तुम्हें बेइज्जत कर दिया, भगा दिया वहां से। आज मैया को वहीं रोता बिलखता छोड़। आज गज्जू सिंह से वो गुस्सा नहीं बर्दाश्त हुई है। गज्जू सिंह ने अपनी लाठी उठाई और लाठी उठा करके गज्जू सिंह चल पड़े। को क्रोध आया और गज्जू सिंह हाथों में लाठी को लहराते हुए चले कि आज मैं भी देखूंगा कि कितना उन ठाकुरों में बल है जिन्होंने मेरी पत्नी को बेइज्जत करके भरी सभा में और उन्होंने भगा दिया। आज ऐसे चले और बर्बादी हुई रास्ता में मिल गई। जैसे ही बर्बादी मिले और फिर बर्बादी चले जा रहे गुस्सा में गज्जू सिंह चले जाएंगे। और आगे जैसे ही रास्ता में आमना सामना हुआ गज्जू सिंह कहने लगे कौन भाई इतना बल बढ़ गया है तुमने जो तुम दूसरों की स्त्रियों को बेइज्जत करके और सभा से भगाने लगे हो। क्या इतना साहस कहां से आया है? गज्जू सिंह हल्के में मत रहियो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। शूद्र कहेंगे लोगों से टकराना चाहते हो? अरे तुम मुझे शूद्र कहो या कुछ भी कहो, तुमने मेरी पत्नी को बेइज्जत करके भरी सभा से तुमने भगा दिया और एक कमीनो मैं तुम्हें वो दंड दूंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। एकदम से क्रोध आया मेरे भैया। क्रोध आया मेरे भैया। अब क्या हुआ? और जो के सूरमा दोनों दल के छपना बजा
कच्चू सिंह और ठाकुरों में आज लड़ाई हो गई। आज कच्चू सिंह को आज दोनों ठाकुरों ने पकड़ लिया है। मठानी ताकत उमर का लिहाज, लेकिन वो दो के लिए अकेला, फिर भी से काफी रहा। लेकिन दोनों ठाकुरों ने पकड़ के और इनसे कहा जाओ, वो बहुत बड़ा ठाकुर बनता है ना, खड़ा हो जा, खड़ा हो। तुम लोग अपने ताकत को ज्यादा दिखा रहे हो ना, होश में हो जाओगे। मुझे कच्चू सिंह कहते हैं। आज सवाल करने लगे क्यों? तो ये जनेऊ भी पहनता है? हाँ, मैं जनेऊ भी पहनता हूँ। तो हम लोगों के बराबर का होना चाहता है? क्यों? जनेऊ क्यों मेरा लग रहा है तो हमारी बराबरी करने पर तुला है। और ये नीच आज दोनों ने पकड़ लिया है कच्चू सिंह को, और पकड़ के और अंदर से जनेऊ को निकाल के तोड़ फेंक दिया है। तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो हमारे साथ में। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तुम मेरा जनेऊ कर रहे हो। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तुम मेरा भाई कर रहे हो। आज मैं तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा कच्चू सिंह। तुम जैसा लोगों ने घूम रहे हो आज मेरे धर्म बंधुओं, आज कच्चू सिंह का जनेऊ आज उन लोगों ने तोड़ फेंक दिया और उनको बेइज्जत कर दिया। ठाकुर, समय आने पर तुम्हें जवाब दूंगा। ये सिर्फ काम बड़े भैया, और ये 50 रुपए दे रहे हैं और ये कहते हैं हमारे खबर से ठाकुरों से ले लिया पंगा भैया। चलो इनके प्लस में के गाना
ये ठाकुर से पंगा ले लिया मेरे यादव से ठाकुर से पंगा ले लिया मेरे यादव से ठाकुर से पंगा ले लिया ठाकुर से पंगा ले लिया मेरे यादव से जा रहा हूँ मेरे भैया आज कज्जू सिंह को इन लोगों ने अपमानित कर दिया मेरे भैया। ये लोग सोच रहे कि मैं अपमानित करने के बाद मैं जीत हासिल कर लूंगा। ऐसा धीरे धीरे लड़ाई सिंह यादव की प्रारंभिक शिक्षा चलती रही और लड़ाई सिंह यादव ने 1928 में हिंदी और उर्दू से 1928 में हिंदी और उर्दू से उन्होंने आज मैट्रिक पास किया है। आज लड़ाई सिंह यादव ने मैट्रिक पास किया, बड़ी खुशियां हैं मेरे भैया, बड़ी खुशियां हैं। माँ बाप भी बड़े प्रसन्न हैं, माँ बाप सोच रहे हैं और बात बदल में वो आग वो ज्वाला पैदा कर रही है जो ठाकुरों ने अपमानित किया था मेरे भैया। लड़ाई सिंह यादव जब पढ़ने के बाद जब आए और जब इन्होंने सन 1928 में हिंदी उर्दू से मैट्रिक पास किया तो सर्वप्रथम अपने भैया और अपने बाबा से मिलने के लिए आज लड़ाई सिंह यादव चले, धीरे धीरे चल गए। जैसे ही घर में आए, चलो चलना चाहिए, अपने माता पिता से भी मिलना चाहिए और उनके हालों को पूछना चाहिए। काफी समय हो गया मैं मिला भी नहीं, चलो चलना चाहिए। माँ, अरे माँ किरार खोलो मैया, मैया मैया किरार खोलो, तुम्हारा बेटा। जैसे ही मैया ने सुना कि मेरा बेटा होता है तो लड़ाई से आ गया। मैया ने जैसे ही गेट खोला, लड़ाई सिंह यादव को देखा। आज माँ और बाप दोनों प्रसन्न हो गए, मेरा बेटा आ गया, मेरा लाला आ गया। आज बेटे को पुचकारा है, सीने से मैया ने लगा लिया मेरे लाल। माँ लड़ाई सिंह यादव का प्रणाम स्वीकार हो मैया। खुश रहो मेरे बेटा जी, लड़ाई सिंह यादव का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मेरे लाल। कहो बेटा। पिताजी हाँ, मैं तो पढ़ लिख करके अब मुझे बहुत कुछ मुझे याद हो गया है और मैं होशियार भी हो गया हूँ। अरे पिताजी बताओ, आप लोग ठीक ठाक हो ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हम ठीक ठाक रहे। आप अपने हाल सुनाओ, आप कैसे रहे हो और जिस शिक्षा के लिए आप अध्ययन कर रहे थे उस शिक्षा का क्या हुआ बेटा? पिताजी हाँ, मैंने बहुत मेहनत करके शिक्षा मैंने पूर्ण कर ली है पिताजी। और मैं जो देख रहा था अपने बहुजन मूल निवासी समाज में कुत्ता बिल्ली जैसा व्यवहार किया जा रहा था, आज मैं पढ़ लिख करके इतना होशियार हो गया हूँ कि एक दिन मैं पूरे भारत में सब समाज को अपने एक सूत्र में एक नई दिशा निर्देश देते हुए लड़ाई सिंह यादव सब समाज के साथ कंधे से कंधे लगा करके काम करूंगा पिताजी।
मेरे भैया से बेटे आज जैसे ही पिता गज्जू सिंह और मैया मूला देवी ने सुना कि मेरे बेटे ने मैट्रिक पास कर लिया, हृदय गदगद हो गया। मेरे लाल, तुमने हिंदी और उर्दू से मैट्रिक को पास कर लिया है, आज तुमने मेरे दिल को जीत लिया बेटा, जीत लिया। पिताजी, शिक्षा से ही सारे दरवाजे खुलते हैं पिताजी, और मेरा आप लोगों ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाने का काम किया। मैं चाहता हूँ मैं पढ़ लिख करके और आगे बढ़ूंगा और ग्रंथों को लिखना शुरू करूंगा। जो कुरीतियां हैं भारत के अंदर, इनको मैं दूर भगाऊंगा और आपका नाम रोशन करके ही पिताजी हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। छावक से बेटे, शेरों के होते शेर सदा और बंदरी के बंदर नहीं होते। मेरे भैया आज ललई सिंह यादव ने 1928 में मैट्रिक किया और 1 वर्ष गुजरने के बाद फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी जब निकली है, ललई सिंह यादव ने फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन किया। आज ललई सिंह यादव का सिलेक्शन 1919 में और फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल गई है। तालियां बजा दो भैया। आज ये फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करने लगे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। इन्होंने 1931 में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी छोड़ दी। भैया एक नौकरी का उनको मिल जाए तो बेचारा बड़े संभाल के काम करता है, लेकिन ललई सिंह यादव को उस नौकरी से संतुष्टि नहीं हुई। ललई सिंह यादव सोचने लगे कि मुझे देश की सेवा करनी है, ऐसे काम नहीं चलेगा, देशभक्त बनना चाहता हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये लोग तो दुत्कारते हैं मुझे नौकरी सरकारी नहीं करनी है, मैं देश की सेवा करूंगा और हर समाज के साथ मैं कंधे से कंधे रखकर काम करूंगा। मेरे भैया आज इधर रूड़ा के पास एक गांव पड़ता है और रूड़ा के पास एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है जरेला, और उसी जरेला गांव में सरदार सिंह यादव निवास करते थे। ये सरदार सिंह बड़े ही अच्छे यादव समाज के और जमींदार, बहुत अच्छे जमींदार हैं भैया। और कैसे हैं? सरदार सिंह यादव चलना नाम जिनको दुनिया में नाम सरदार सिंह यादव निवास करते थे। और सरदार सिंह यादव ने जब नाम सुना कि कठारा गांव में ललई सिंह यादव ने मैट्रिक पास भी कर लिया, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी भी मिल गई, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं हुआ कि इन्होंने नौकरी छोड़ भी दी। लड़की जब सयानी हो गई और जब ये दुलारी देवी
सयाने हुई मेरे भैया आज रिश्ता ढूंढने के लिए सरदार सिंह यादव आज कज्जू सिंह यादव के यहाँ पहुंचे हैं। आज सरदार सिंह यादव ग्राम गवेरा से चल गए और कज्जू सिंह के घर पे पहुंचे हैं। और जैसे ही कज्जू सिंह ने देखा, आज कज्जू सिंह ने हृदय से लगा लिया है सरदार सिंह यादव को। भैया एक कुर्सी और लाओ। कज्जू सिंह यादव ने सरदार सिंह यादव को बैठाया और जब सरदार सिंह यादव को बैठाया और हालचाल पूछा है क्या है मान भाव, आप कहाँ से आए हैं? हम रूड़ा के पास गांव से आए हैं जरूलिया, और मैंने सुना है कि आपका लड़का शादी लायक हो गया है उसको। हाँ वो तो हो गया भैया। तो बोलो शादी करोगे कि नहीं करोगे? भैया शादी तो करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़का को देख ले, पूरे बैठे हैं। मेरी बात सुनो, लड़का लड़की को देखे और लड़की लड़का को देखे, दोनों पसंद हो जाए तो घर की तुम्हारी तो बात बनी गई। भैया हमें चाहिए कछुनाई, केवल लड़की ऐसी मिल जाए जो घर परिवार लेके चले। अरे बहुत सुंदर बात है आपकी, बहुत सुंदर। आप लड़की को देख ले, लड़का लड़की को देख ले और दोनों अपना पकड़ ले और तो रिश्ता अपना पकड़। आज कज्जू सिंह कहने लगे कोई बात नहीं भैया, आप लड़का देखने के लिए आए तो मैं लड़का आपको दिखाई देता हूँ। आज कज्जू सिंह ने आज आवाज लगाई है, बेटा ललाई सिंह। आज वो ललाई सिंह बाबा सिर साड़ता हुआ घर से निकला और आज जाकर के पिताजी के चरणों को स्पर्श किया और प्रणाम किया है महाराज, और कहने लगे कहिए पिताजी। बोलिए पिताजी, मुझे किस लिए आपने बुलाया है? आज कज्जू सिंह कहने लगे बेटा, हेलो। हाँ ये महानुभाव ग्राम चरैला जो पूरा के पास पड़ता है, हाँ पिताजी पढ़ता है। और वहीं से ये सरदार सिंह यादव जी आए हैं, इनकी बेटी शादी योग्य है और ये बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं बेटा। अरे पिताजी, हम पर भी बुढ़ापा है मेरे लाल, अगर शादी हो जाए तो भाई हमको भी 2 रोटी का आसरा हो जाए। अरे पिताजी, आप शादी के बंधन में मुझे क्यों फंस रहे हैं? बेटा पढ़ लिख करके और आगे बढ़ना चाहता हूँ और आप मुझे शादी के बंधन में फंस जाएंगे पिताजी, तो मेरा कारवां ये अधूरा रह जाएगा पिताजी। सरदार सिंह यादव कहने लगे बेटा ऐसा मत करो पिताजी। बेटा हाँ पिताजी, मेरी लड़की ऐसी नहीं है कि आप अगर आगे पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में आपकी बाधा डाले या आपके परिवार में फिक्र डाले या आपके कार में कोई बाधक बने, ऐसी हमारी लड़की नहीं है पिताजी। अगर आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है और पिताजी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आज बड़ा हर्ष हुआ है सरदार सिंह यादव को, आज पुनः दोनों गले मिले हैं और बेटे की पीठ थपथपाई और कहा बेटा मैं अपनी बेटी दुलारी देवी का विवाह तुम्हारे साथ में करती हूँ। मेरे भैया आज समय नजदीक आया और समय आया कज्जू सिंह अपने बेटे की बारात लेकर के और चरैला गांव में पहुंचे हैं और इनका विवाह 1933 में हुआ। और भैया विवाह जब हो गया इनका और विवाह होने के बाद इन्होंने पुनः फिर आवेदन किया और ये 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश में कांस्टेबल बने।
भैया जब ये कांस्टेबल बन गए तो आज दोस्त दोस्त जब इकट्ठे हुए उनमें जब बातचीत होने लगी तो बोले भैया ललई सिंह मेरी बात सुनो। हाँ बोलो भैया। आप भी कांस्टेबल हो और मैं भी कांस्टेबल हूँ। हाँ मित्र। लेकिन एक बात बताएं। क्या बताओ? अब तो आपको पद भी मिल गया है। हाँ हाँ। लेकिन एक बात है भाई। क्या है बताओ? ललई सिंह। हाँ हाँ हाँ। आप कठारा गांव के रहते हो? जी जी जी। आपके पिता का नाम गज्जू सिंह है? हाँ गज्जू सिंह। अरे भैया हाँ हाँ हाँ। मैंने एक कहानी सुनी है, कुछ लोग बताते हैं कि गज्जू सिंह की पत्नी एक बार ठाकुरों के पूरी बेलने गई तो ठाकुरों ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया था। ललई सिंह यादव सोच रहे कि मेरी माँ, अरे मेरी माँ ने तो ये बात कभी नहीं बताई मुझे, उनको भगा दिया। इज्जत। हाँ भैया ऐसा सुना है मैंने। क्या कह रहे भैया? हाँ ऐसा सुना है मैंने। और क्या तुमने सुना है भैया? मैंने ये सुना है कि जब गज्जू सिंह को जाकर के उसने बात बताई तो गज्जू सिंह चले और ठाकुरों से भिड़ गए जाके तो ठाकुरों ने गज्जू सिंह को बहुत बेइज्जत किया। उनके जो गले में पड़ा हुआ जनेऊ था वो भी तोड़ के फेंक दिया, बहुत बेइज्जत किया। क्या कहा? हमारे पिताजी का अपमान इतना जोर से किया, उनकी इतनी हिम्मत क्योंकि मेरे पिताजी का उन्होंने जनेऊ तोड़ दिया, इतनी हिम्मत। आज ललई सिंह यादव का गरम गरम लहू उबल करके एकदम से उबाल मारने लगा, कहने लगे और एक कमीनो मैं चुन चुन करके एक का बदला लूंगा। आज ललई सिंह यादव ने क्या काम किया है? आज कहते अंगारे की तरह चले और चल करके अपने ग्राम कठारा में पहुंचे और क्या काम किया है? कठारा में जाकर के उन्होंने एक कुल्हाड़ा उठाया है हाथों में। मेरे पिताजी का अपमान कैसे किया? आ जाओ भैया, आज तुम्हें पता लगेगा कौन तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मेरी माँ ने भी दूध पिलाया है। और एक नालायक को आज जैसे ही ललई सिंह यादव की आवाज सुनी एकदम से उठा कर निकल के आ गया। ये वही गज्जू सिंह का लड़का ललई सिंह आया है। क्यों तुम लोगों ने हमारे पिताजी के साथ में अपमान मेरे पिताजी का किया है? पहले बाप पिट के गया या बेटा भी मरने के लिए चला आया? क्यों? अच्छा हाँ। हमें तुम्हें मालूम नहीं है? अरे नालायको, तुमने हमारे पिताजी का अपमान कैसे किया? नालायक, तुमने उन्हें गिरा उतारा। अरे नालायको, संतान हो तो ऐसे हो जो बाप का बदला लेने के लिए और बराबर की टक्कर ले जाए। माँ बाप संतान भले एक पैदा करे लेकिन शेर पैदा करे, गीदड़ों को पैदा न करे। आज तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया नालायको। आज ललई सिंह यादव ने क्या काम किया है? ठाकुरों को पकड़ा और पकड़ करके एक कांस्टेबल का जवान और कहा ये फोटो मेरे भैया आज ललई सिंह यादव ने उन ठाकुरों को मार मार के बेहाल कर दिया, उनको भगा दिया। मेरे धर्म बंधुओं, आज ललई सिंह यादव सोचने लगे कि अब कैसे करें ये मनवाद
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस समय इस बनवास को खत्म करेंगे और ये ललई सिंह यादव ने नौकरी करते और ये 1946 ईस्वी में नॉन गजेटेड मुलाजमान पुलिस आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके और उसके अध्यक्ष बन गए हैं। आज ये मध्य प्रदेश में जिस समय नॉन गजेटेड मुलाजमान पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके और उनके अध्यक्ष जब चुने गए तो इन्होंने एक सोल्जर ऑफ द मार्च यानी सिपाही की तबाही नामक किताब लिखी है। इन्होंने सिपाही की तबाही ललई सिंह यादव ने मैं इस भारत से छुआछूत बिल्कुल मिटा दूंगा और ऐसा ग्रंथ लिखूंगा कि इन मनवादियों को एक बार हमारे दलित शोषित वंचित लोगों के सामने ये कभी टिक नहीं पाएंगे। ऐसा ग्रंथ में लिख के तैयार करूंगा, एक बार भी छुपते रहेंगे हमेशा। ये ललई सिंह का दावा है। मेरे भैया आज ललई सिंह यादव ने सिपाही की तबाही नामक पुस्तक लिखी जिससे कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष अग्रसर किया और इन्होंने आजाद हिंद फौज की तरह ग्वालियर राज्य की आजादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलाजिमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल करवाई और जवानों से कहा ऐसे मत मरो कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलते भी लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिए में फंसाए गए, न टेढ़े पादप काटे गए, सीधों पर आरे चलाए गए और बलवान का बल न बाका हुआ और बलहीन हमेशा सताए गए। मेरे भैया अरे तुम लोग डर के जियोगे तो तुमको हर कोई दबा देगा। एक तरफ रहो और आडंबरवाद को खत्म करो और स्वयं गति पर बढ़ो, स्वयं मर्यादा करो। इस तरीके से तुम जीते जीते मर जाओगे। अरे जुर्म करने वाला इतना जुर्मी नहीं होता है जितना जुर्म सहने वाला जुर्मी होता है। तुम लोगों को डर के नहीं जीना है। और जब इन्होंने ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम में जब लड़ाई की है और जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इन्होंने हड़ताल किया तो 29 मार्च और 1947 ईस्वी को और इन्हें भारतीय दंड संहिता 131 के तहत सैनिक विद्रोह का मुकदमा लगा करके और इनको राजबंदी बना दिया। जब इनको राजबंदी बना दिया मेरे भैया 5 वर्ष का इनको कारावास हुआ। जब 5 साल का कारावास इन्होंने काटा और ये 12 जनवरी 1948 ईस्वी को सिविल साथियों से बंधन मुक्त हुए, जमानत इनकी मंजूर हो गई। मेरे धर्म बंधुओं आज जब ये निकल करके और अपने घर पर आए और आकर के जब इन्होंने नाम सुना है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी का, जो बहुत ही चर्चित थे, ईवी रामास्वामी नायकर जो दक्षिण भारत के पेरियार के जाते थे, आज जब उनका नाम सुना कि ललई सिंह यादव बहुत को चोट जाने वाले हैं तो ईवी रामास्वामी नायकर जी ने आज ललई सिंह यादव को बुलवाया। ललई सिंह यादव जब जैसे पहुंचे और जाकर के आज चरणों में प्रणाम किया है ईवी स्वामी जी को, ललई सिंह यादव जी का प्रणाम स्वीकार। मेरे भैया आज जब ये सुखी रहो, आनंद करो। आंदोलन के आगे समाज क्रांतिकारी पेरियारी रामास्वामी नायकर की जब ये पास में पहुंचे हैं तो इन्होंने क्या काम किया
मेरे धर्म बंधुओं, इन्होंने 1968 में रामायणा A2 रीडिंग का हिंदी अनुवाद बना करके सच्ची रामायण लिखने का विचार बना लिया और कहने लगे पेरियार जी, मेरा पेरियार जी, हमारा तुम साथ बढ़ाओ और मैं ऐसे धर्म को दुर्गाता हूँ जिसमें मानव के साथ मानवता का व्यवहार नहीं किया जाता है, कुत्ता बिल्ली जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसे धर्म को ललई सिंह यादव धिक्कारते हैं। मेरा तुम साथ निभाओ और मुझे मार्ग बताओ और मुझे आगे क्या करना होगा। ये विश्वामित्र जी ने कर दी, मेरा साथ निभाओ। मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा ललई सिंह यादव। आज ललई सिंह यादव ने 1968 में रामायणा A2 रीडिंग का हिंदी अनुवाद करके जब सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित किया और जब जैसे ही ये रामायण छापी गई, जैसे ही धूम मची, तो मेरे भैया 8 दिसंबर 1969 ईस्वी को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया गया। जब ये किताब जब्त हो गई, ललई सिंह यादव को क्रोध आ गया। ललई सिंह यादव कहने लगे, मैं आज ये प्रण करता हूँ कि मैं अपनी सच्ची रामायण लिख के और इसे पूरे देश भर में प्रकाशित करके चलवा दूंगा। मेरे भैया, आज जब ये 1969 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा है, राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं का प्रहार करती है। ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, ये धार्मिक भावनाओं को हीन दृष्टि से देखती है। ललई सिंह यादव को जैसे ही वकील के वचनों को सुना, ललई सिंह यादव भड़क गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है जब मेरे साथ में कुत्ता बिल्ली जैसा व्यवहार किया जाता है? तो मैंने भी सोच समझ के पुस्तक लिखी है और मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं भी डिक्लेयर करूंगा और इस केस के बारे में मैं भी लड़ूंगा और मैं जब तक पूरा तरीका से इसका निर्णय नहीं करा लेता हूँ तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। ललई सिंह यादव ने क्या काम किया? ललई सिंह यादव ने पुस्तक एक और लिखी और खुली भाषा में महान अवतार श्री राम और सीता एवं जनक जैसी देवी चरित्रों पर कलंक बढ़ा, जिसकी हिंदू में पूजा करते हैं, इसलिए इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ललई सिंह यादव की एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश जो था वो निरस्त कर दिया। जो भी इनकी पुस्तकें जब्त की गई है वो इनकी पुस्तकें वापस कर दी गई। जब ये पुस्तकें वापस कर दी गई, मेरे भैया, जब ये वापस जब आई है ललई सिंह यादव के पास, अब तो ललई सिंह यादव सोचने लगे, और ये मनवाद और ये पाखंडवाद मैं तुझे यहाँ तक नहीं छोड़ूंगा। तो ये पाखंडवाद हो सकता है मेरे यादव समाज में पनप सके और यादव समाज की चली क्या पूरे बहुजन समाज की बात करता हूँ, मैं इस पाखंडवाद और बात को जड़ से बाहर फेंक दूंगा। अरे सर, मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, क्या एक इंसान कुएं चढ़ करके क्या पानी नहीं पी सकता है? बताएं सर। पी सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूछे ललई सिंह यादव। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। बिल्कुल। और मैं क्या कुएं पर पानी नहीं पी सकता? बिल्कुल पी सकते हो। फिर ये लोग क्यों हम लोगों को दुकानते हैं और चढ़ने के लिए मना करते हैं? मेरे भैया, ललई सिंह यादव ने कहा जो ये रामायण झूठी लिखी हुई है, मैं इस रामायण को कोर्ट में साबित कर दूंगा, ये सच है या असत है। मेरे धर्म बंधुओं, आज ललई सिंह यादव ने 19 जनवरी 1971 को माननीय जस्टिस श्री A कीर्ति जस्टिस KN श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरीश स्वरूप तीनों जजों के सामने आज ललई सिंह यादव ने पुस्तक पेश कर दी और खुद ही उन्होंने अपनी मुकदमे की पैरवी शुरू की है।
सर ये मेरी बहनें हैं, इनको आप दर्ज करिए। भैया ये मेरा खुद केस है, मैं इस केस की पैरवी करूंगा और मैं इस केस को खुद लड़ूंगा। ललई सिंह यादव जी मुकदमा जज्बातों पर नहीं हुआ करते हैं और मुकदमा जीतने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है, जज्बातों की नहीं। सुनिए सर, मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ और स्वयं ललई सिंह यादव इस केस की पैरवी करेंगे। मेरे तरफ पक्ष से वही मुझे फिक्र नहीं हो रही है। अगर उधर पक्ष को किसी को दिक्कत होती है तो तारीखें डाल दीजिए और तारीखों पर जो आएंगे उनकी तारीखों को नोट कर लीजिए और तारीखों पर जो नहीं आएगा उस केस को उधर से खत्म किया जाए और मेरे पक्ष में उस केस को कर दिया जाए। मेरे भैया आज ललई सिंह यादव का मुकदमा हाई कोर्ट से हटके और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और जब सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा, जाइए आप लोग थोड़ी देर के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री आसिफ अंसारी ने और 26, 27 और 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन तक बहस की है। आज 3 दिन तक बहस की, इधर ललई सिंह यादव भी बहस करते हैं। ललई सिंह यादव ने क्या काम किया? राम के खिलाफ मुकदमा कर दिया। रामचंद्र के खिलाफ, जिसे भगवान राम कहते हैं, ललई सिंह यादव ने राम के खिलाफ मुकदमा कर दिया। बोले अगर ये राम लेने नहीं आएगा तो समझ लेना जज साहब ये सब झूठ है, तो अगर राम तारीख लेने आ जाए तो समझ लेना ये सत्य है। मेरे भैया आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बैठक हुई है। माननीय जस्टिस श्री ए.के. कीर्ति, जस्टिस के.एन. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरीश स्वरूप। जब तीनों जजों ने ये निर्णय लिया, तीनों जजों ने कहा ललई सिंह यादव जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि ये जो रामायण चल रही है बिल्कुल वास्तविकता, ये झूठ है, पाखंड है, ढोंग है, जिसमें हम लोगों को फंसाया जा रहा है, आम जनता को पागल बनाया जा रहा है। आज तीनों जजों ने आदेश दिया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा आज से निरस्त की जाती है। ललई सिंह यादव आप इस पुस्तक को छपवा करके जनता में पेश कर सकते हैं। थैंक यू सर, मैं यही आशा करता था कि सत्य हमेशा जीत होनी चाहिए और जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपना ललई सिंह को वापस कर दी जाए और तीसरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अप्लाई ललई सिंह को 300 रुपए खर्चे दिलाए जाए जो इनका मुकदमे में खर्च हुआ है। मेरे भैया आज ललई सिंह यादव ने 19 जनवरी 1971 को सुप्रीम कोर्ट में इस रामायण को झूठा ग्रंथ साबित कर दिया था और एक जज के सामने नहीं बल्कि 3 जजों के सामने सुप्रीम कोर्ट में इस रामायण को झूठा ग्रंथ साबित कर दिया और अपनी सच्ची रामायण लेकर के जनता में पेश कर दी। और मैं कहता हूँ कितने लोगों के यहाँ ये सच्ची रामायण ललई सिंह यादव की है। ललई सिंह यादव की रामायण कितने लोगों के घर पे ऊपर हाथ उठाओ।